तो हम नहीं चाहते हमारे बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो। चीनी, मैदा, ये जो सफेद चीजें इनसे दूर रहिए, है ना। हाँ, इसलिए आपको बिल्कुल आपके स्वास्थ्य साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, है ना। चीनी बिल्कुल बंद करिए। चलिए, कहां पहुंच गए थे? हाँ, चलिए पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर ले। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम ढेर सारे सवाल कर रहे थे, उन्हीं सवालों की सीक्वेंस में आते हैं और कहानी का निष्कर्ष बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। हाँ, छोटे छोटे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। इसी सीरीज में लिखिएगा अगला सवाल। लिखिएगा अगला सवाल। बोलो। if kinetic energy of an electron, if kinetic energy of an electron in, if kinetic energy of an electron in second excited state, in second excited state is, in second excited state is 4 eV, is 4 eV, then calculate number 1, then calculate number 1 total energy in that orbit, total energy in that orbit. Number 2, first excitation energy. Number 3, ionization energy. Number 4, first separation energy, first separation energy. सवाल आपको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का काइनेटिक एनर्जी देता है और आपसे इतना कुछ पूछता है। तो सवाल का सिंपल सा नियम है कि जो दिया है सबसे पहले सोचो उससे कैसे हम बाकी चीजों को रिलेट करें। तो हिंट मेरा यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वही टोटल एनर्जी के बराबर है, बस प्लस का माइनस है। शुरू हो जाइए। क्या मुझे थर्ड ऑर्बिट की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी थर्ड ऑर्बिट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड ऑर्बिट की टोटल एनर्जी पता चल गई? यस सर। अगर मुझे पता चल जाएगी टोटल एनर्जी तो मैं किसी भी ऑर्बिट की निकाल लूंगा टोटल एनर्जी। सोचो सोचो सोचो। बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा। सबको फॉर्मूला याद होगा, En बराबर E1/n²। कौन सा ऑर्बिट है? 3। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी? -4। क्या मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मिल जाएगी? यस सर। 3 का स्क्वायर 9, इसको करूंगा सिंप्लीफाई तो E1 आ जाएगा 9 इंटू E3 यानी 9 इंटू -4, 9 चौको 36, यानी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ गई? -36 eV। आपके मन में एक चित्र बन जाना चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -36 eV। ठीक है साहब। क्या ऐसे मैं सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लूं? एक बार ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लो, बाकी सब तो फटाफट आते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ गई। यस सर। अब जरा सेकंड की निकाल लो। तो सर E2 बराबर E1/n²। हाँ, E1 कितना है? -36। हाँ, n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4। हाँ, कितना आएगा? -9। हाँ, सेकंड की एनर्जी -9 eV। हाँ, थर्ड की मुझे पता है। यस। बोलो थर्ड का कितना लाला? -4। यार अब नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। अब मतलब सारा खेल सर हर ऑर्बिट की एनर्जी पता करने का। यस। एक बार 1 2 3 का इमेज बनाओ, खटखट जो पूछूंगा सब बताओगे। शुरू हो जाइए जरा। फर्स्ट पार्ट का आंसर, टोटल एनर्जी इन दैट ऑर्बिट बता दोगे? उस ऑर्बिट की टोटल एनर्जी कितनी है? जो काइनेटिक है उसी का माइनस। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है -4 eV। वेरी नाइस। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन का मतलब याद है? एक्साइट करना, एनर्जी को बढ़ाना। 1 से 2 पे ले, 1 से 2 पर जितने का गैप है उतना ही चाहिए, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। 1 से 2 का गैप बोलो। 36 और 9 27 eV। नहीं समझे? अरे इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 27 eV।
यानी कि आप उसको एक फोटोन दोगे जो 27 ईवी का होगा, वो टकराएगा, इलेक्ट्रॉन धन से ऊपर चला। डन। आओ चलते थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट का क्या सबको आयोनाइजेशन डेफिनेशन याद है? जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी वही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, बस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी माइनस होगी, आयोनाइजेशन हमेशा प्लस होगी। बोलो व्हाट शुड बी द आयोनाइजेशन एनर्जी? क्या बात है, बहुत बढ़िया, प्लस 36 ईवी। बोलो डन। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट में, आपको बताना है। बन गया? सेपरेशन एनर्जी, सेपरेट करने की एनर्जी, उस ऑर्बिट से इंफिनिटी पे ले जाने की एनर्जी। शब्दों को याद करिए, जब तक नहीं होंगे याद तब तक नहीं आएगा सवाल में मजा। सेपरेशन मतलब सेपरेट करना। कौन सेपरेशन? फर्स्ट, यानी n बराबर 2 से n बराबर इंफिनिटी। n बराबर इंफिनिटी की एनर्जी 0, 2 की एनर्जी माइनस 9, कितने का अंतर? 9, सेपरेशन एनर्जी 9 ईवी। बोलो डन। नहीं चलेगा, बढ़ू आगे। लिखिए जरा अगला सवाल। इफ पोटेंशियल एनर्जी, if potential energy of a particular orbit, if potential energy of a particular orbit in hydrogen atom is minus 6.8 eV, if potential energy of a particular orbit in hydrogen atom is minus 6.8, then calculate number 1, then calculate number 1 number of orbit, number 2 second separation energy, number 1 number of orbit। सबसे पहले बताओ कौन सा ऑर्बिट है, राइट? एंड नंबर 2 सेकेंड सेपरेशन एनर्जी। पूरी क्लास से बनना चाहिए। बन गया मेरे बच्चों? आओ जरा सबसे पहले ऑर्बिट पता करते हैं। क्या सर ने हमें पोटेंशियल एनर्जी दिया? यस। क्या सर कहा करते थे पोटेंशियल टोटल का दुगना होगा? यस। सर कहा करते थे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स होता है। बोलो हाँ या ना? यानी मेरे बच्चों मैं कह सकता हूं जो टोटल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगा, यानी जो टोटल एनर्जी होगा वो माइनस 6.8/2 यानी माइनस 3.4 ईवी होगा। अपनी याददाश्त के घोड़े दौड़ाई और बात याद करिए कहां होता है। 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.54, 0.38, 0. पूरी क्लास 1 से 2 का गैप, 1 से 3 का गैप, एक बार 10 है, 2 बार 12 है, 2 बार 13, 10.2, 12.09, 12.75, 13.06, 13 चलेगा। 1 से 2 का गैप 10.2, 2 से 3 का गैप 1.89, 0.66, 0.31 नहीं चलेगा मेरे बच्चों। तो बताइए टोटल एनर्जी आ चुका है 3.4। कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट। तो हमने तुरंत कहा सर ये कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड। फाइन। अब चलते हैं जरा सेकंड पार्ट में। मतलब ये मेमोरी बेस हो गया कि बच्चे को याद हो हाइड्रोजन कितनी एनर्जी है। कई बार प्रश्न हाइपोथेटिकल होंगे, कई बार एक्चुअल होंगे, हाँ या ना? बताइए जरा सेकंड सेपरेशन एनर्जी बता दोगे? सेकंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब समझ में आया? n बराबर 3 से n बराबर इंफिनिटी पर ले जाने की एनर्जी, हाँ या ना? तो बच्चों n बराबर 3 की एनर्जी कितनी? माइनस 1.5 है। तो सेकंड सेपरेशन एनर्जी हो जाएगी प्लस 1.51 ईवी। बोलो चलेगा? अब थोड़ा सवालों का लेवल मॉडिफाई करूं। लिखिएगा अगला सवाल। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो ना। उसने बोला सेकंड सेपरेशन एनर्जी, तो ऐसे समझो ना n बराबर 1 से n बराबर इंफिनिटी इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और n बराबर 2 से n बराबर इसे बोलते हैं फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। तो अगर सेकंड बोल रहा है मतलब n बराबर 3 से इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है। इफ
अगला सवाल लिखिएगा, if radius of third Bohr orbit, if radius of third Bohr orbit of lithium 2 plus is x centimeter, if radius of third Bohr orbit of lithium 2 plus is x centimeter, then calculate radius of second Bohr orbit of helium plus. Then calculate radius of second Bohr orbit of helium plus. Second Bohr orbit of helium plus. बन जाएगा क्या? हाँ बच्चों, बन गया? चलिए, समय हुआ समाप्त। जिन बच्चों का आंसर आया नहीं आया बोर्ड पे आ जाइए जरा। उसने कहा है कि हमसे लिथियम 2 प्लस का थर्ड बोर ऑर्बिट का रेडियस कितना दे रखा है मेरे बच्चों? x। और उसने हमसे हीलियम प्लस का पूछा है सेकंड बोर ऑर्बिट। तो मैं रेडियस का फॉर्मूला लगा दूं, r इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, या मैं और सरल भाषा में कह दूं r0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। बोलो हाँ या ना? देखा जाए तो सवाल में कोई जम नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, सिंपल सी बात है। मैं r0 रखूं, n की वैल्यू रखूं, z रखूं, आंसर आए। मगर वो सवाल हमसे वैल्यू एक्चुअल नहीं पूछ रहा है, वो हमसे x के फॉर्म में आंसर पूछ रहा है। यानी मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि मैं वहां पे x की तस्वीर लगा पाऊं। यानी मतलब कोई ऐसी चीज होगी जिसका रिलेशन यहां से निकालना पड़े। अरे बोलो, उसने आंसर पूछा होता एंगस्ट्रॉम में। किससे पूछा होता? मैं सीधे आंसर बता देता, महा आसान सवाल, बोलो हाँ या ना? लेकिन वो हमसे पूछा एक्स के फॉर्म में। तो मैं क्या दिमाग लगाता हूं, अच्छा थर्ड ऑर्बिट का x सेंटीमीटर है, अगर यहां पे थर्ड ऑर्बिट का निकालते तो यहां लिखते r0 यानी 0.529 इंटू एन स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, z की वैल्यू 3, 3 3 जा, यानी मैं कह सकता हूं जो r3 होता वो होता 3r0। बोलो ना यार। और उसने इसी के वैल्यू कितनी दे रखी है? x, यानी जो r3 है वो कितना है मेरे बच्चों? x। यानी मैं सरल भाषा में कह दूं जो r0 है वो कितना है? x/3। नहीं समझे? नहीं समझे? पक्का? और अगर r0 आ चुका है तो मैं यहां r0 रख के क्या अब उस रेडियस को निकाल लूंगा। तो मैंने यहां से रेडियस निकाला और r0 की वैल्यू कितनी है? x/3। कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड। 2 का स्क्वायर 4/2, यानी 2 2 जा, आंसर आएगा 2x/3 क्या? सेंटीमीटर। जब भी कभी ऐसे हाइपोथेटिकल सवाल करो, हाँ रेशियो का भी टेक्निक है, पर ये मैथमेटिकल एफिशिएंसी पे काम करता है कि भाई मुझे कितनी मैथ आती है, मैंने कितने सवाल लगाए हैं, मेरे रोज के 200 सवाल हैं, तो मेरे एक महीने के 6000 18000 20,000 सवाल है, तो काम चलेगा। लेकिन जब आप सीख रहे हो तो एक ऐसा मेथड सीखो जो सब भूल जाए तो भी बने। तो मैं सिखाना बस ये चाहता हूं, जो पूछा वहां फोकस करिए, वहां फॉर्मूला लगाइए और सोचिए जो नई चीज है उसको मैं कैसे पहले से निकालूं, वैल्यू पुट करूं, सॉल्व करूं। हेलो, चलेगा? तो आंसर कितना आया मेरा बच्चों? 2x/3 सेंटीमीटर। 2x/3 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? दे दूं अगला सवाल। कल से बैक टू बैक हम करे जा रहे हैं सवाल, और हर सवाल को सिखाने के लिए हर सवाल पहले से नई प्रोफाइल का। हाँ या ना? दे दूं अगला सवाल? लिखो। अरे एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? वेरी नाइस। और पोटेंशियल? अगर मुझे पता है काइनेटिक तो मुझे पता टोटल, अगर मुझे पता है टोटल तो मुझे पता पोटेंशियल, अगर मुझे पता काइनेटिक तो भी पता पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल काइनेटिक का दुगना होगा? बस माइनस साइन लगाना होगा। लिखो फिर सवाल। इफ ड्यूरिंग ट्रांजिशन of an electron
इफ ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ एन, सर ने क्या क्या वर्ड बोला? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? एक्साइटेशन की डी एक्साइटेशन? दोनों। एक्साइटेशन बोलता तो डी एक्साइटेशन, ट्रांजिशन बोला दोनों मिक्स है। ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी चेंजेस फ्रॉम, kinetic energy changes from x to x by 4, x to x by 4. Then calculate change in potential energy, then calculate change in potential energy during this transition, change in potential energy ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। तो आपको बताना है इस ट्रांजिशन में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हुआ। हिंट दूं क्या? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे नोट्स हैं आपके यार। ये लाइन कैसे खींचते हो? अरे वाह, बहुत बढ़िया। देन कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। एक मिनट बेटा, कॉपी दिखाना। बन गया? हिंट देता हूं, जहां काइनेटिक एनर्जी है क्या वहां मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं? अरे बोलो। आइए साहब, देखो देखो समझ में आए तो वहां कहना काइनेटिक एनर्जी है x, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी -2x। नहीं समझे? कंफर्म? कंफर्म। और अगर काइनेटिक एनर्जी है x/4 तो मैं कह दूंगा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है -x/2। ये कितनों को चमका? कंफर्म? अरे जो पोटेंशियल होगा वो काइनेटिक का दुगना होगा। वो रिलेशन याद करो ना, 13.6, 3.4, 1.51। ये क्या था? टोटल एनर्जी था। क्या काइनेटिक इसका प्लस था? क्या पोटेंशियल का दुगना था? तो रिलेशन बना लो ना यार। थोड़ा दिमाग में चित्र बनाना होता है चीजों को याद करने के लिए। जैसे कई बार आप मूवी देखते हो तो आपको इंसिडेंट से रिलेट करते हो, उसके बाद ये हुआ। वैसे पढ़ाई भी आपको एक इमेज बनानी पड़ती है कई बार, ये ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था। चलेगा? अब बताइए, अगर पोटेंशियल आ चुकी है तो क्या मैं चेंज निकाल लूंगा? चेंज कितना आएगा? -x/2 -2x। बोलिए कितना आएगा? 2x - x/2। एंड आंसर बोलो बोलो बोलो। चलेगा? एंड आंसर इज 2 2 4x, 4x माइनस यानी 3x/2। क्लियर है? बढ़ू आगे, लिखिएगा जरा अगला सवाल। कैलकुलेट। अब छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं रफ्तार में। कैलकुलेट। हाँ, एक बच्चे ने कहा सर काय को ये करना, मैं तो जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है उसको कर दूंगा डबल। नहीं चलेगा। अरे ऐसा समझो ना, सर ये है मेरे पास एक ऑर्बिट, ये है दूसरी ऑर्बिट, यहां से यहां काइनेटिक का मैं चेंज निकाल लूंगा, उसका कर दूंगा डबल, वही होगा पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज। बोलो। नहीं चलेगा? चेंज तो वही रहेगा। चलेगा? आप ये सोच पाते हैं तो चलेगा। लिखिएगा अगला सवाल। कैलकुलेट। कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ, छोटे छोटे सवाल। कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस पूरी से बनना चाहिए। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कहां से कहां? कहां से कहां? 1 से। एटम कौन सा है? हाइड्रोजन का पता तो दुनिया में सबका पता। Z² लगाइए किसी भी एटम का एनर्जी, बताइए आंसर आपको बोलना है फटाफट। आपसे पूछा एक्साइटेशन पोटेंशियल, यानी कि देखो जरा 10.2 × 4, ये चमका। हाइड्रोजन का जो गैप है उसको Z² से मल्टीप्लाई करो ना यार। 1 से 2 का गैप, यहां से यहां अगर होता हाइड्रोजन तो 10.2, ये है हीलियम तो 10.2 × 4 एंड आंसर इज 40 पॉइंट। ई बी डन।
अगला सवाल लिखना जरा, कैलकुलेट सेकेंड सेपरेशन एनर्जी, कैलकुलेट सेकेंड सेपरेशन एनर्जी। याद आया? सेपरेशन कहां से कहां? सेकेंड सेपरेशन एनर्जी फॉर lithium 2 plus, for lithium 2 plus, for lithium 2 plus, for lithium 2 plus बन जाएगा। अब लिथियम 2 प्लस बोला, सबसे पहले हाइड्रोजन का याद करिए, हाइड्रोजन का याद करिए, हाइड्रोजन का याद करिए, सबसे पहले हाइड्रोजन पकड़िए। सेकेंड सेपरेशन एनर्जी यानी n बराबर 3 से n बराबर इनफाइनाइट की एनर्जी, n बराबर 3 से n बराबर इनफाइनाइट। अगर होता हाइड्रोजन तो मेरा आंसर होता 1.51, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं है, कौन है? लिथियम। तो लिथियम 2 प्लस के लिए जो सेपरेशन एनर्जी है, कुछ नहीं करना, जो हाइड्रोजन है उसी में जेड स्क्वायर का कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी 1.51 इंटू 9। नहीं चलेगा? चलेगा। हाइड्रोजन का याद रखिए, बाकी किसी का भी बताइए, जेड स्क्वायर लगाइए, आंसर हाँ या ना? मुझे बताइए आंसर कितना आएगा? 13 पॉइंट आ गया आंसर 13.59। क्या न्यूटन की जूल? टीवी। हाँ या ना? चेक कर लो, क्या इतना लड़ना, नीट वाले भी इतना लड़ते। अरे वो कहते डेसिमल तक बच्चा सीख गया, डॉक्टर बनाओ इसको। हेलो, और आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यार मतलब इसमें तो वो आपको सर्जन बना देंगे सीधे। बढ़ू क्या आगे? अरे बढ़ू क्या, लिखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम, सुन के लिखिएगा, इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम, सुन के लिखिएगा, देख के मत लिखना, मैं अलग बोलूंगा, छोटा बोलूंगा। इन हाइड्रोजन एटम द डिफरेंस बिटवीन R1 and R2, the difference between R1 and R2 is found to be 24 times of the 24 times of the first Bohr radius, 24 times of the first Bohr radius. Then identify the transition. तो आपको बताने हैं ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ। ऐसे सवालों में आपके पास हमेशा 4 ऑप्शन होंगे और आप सबके सामने है चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। चाहे तो कॉपी में लिख लें या सीधे ट्रांजिशन बता के आंसर लिख लेना। अब करे तो करे क्या, अगेन सवाल की भाषा को समझिए। आपको देता हूं पूरे 30 से 40 सेकंड। अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ न्यूमेरिकल इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी न्यूमेरिकल। 2 ऑर्बिट के बीच का जो डिफरेंस है वो पहली ऑर्बिट का 24 गुना है, वो पहली ऑर्बिट का 24 गुना है। सोचो 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 भाई, हां एटम वही है। सर ने डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्बिट का फॉर्मूला भी पढ़ाया, सर ने जनरल सोचने का तरीका भी सिखाया। हां, ऐसे सवालों को ऑप्शन से जस्टिफाई करिए, आसान होगा। सवाल करने का पहला तरीका, आइए जरा, 2 ऑर्बिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 24 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट है मेरे भाई। इतनी बड़ी अंग्रेजी की भाषा तो मैंने मैथमेटिकल ट्रांसलेट किया, यही तो है। 2 ऑर्बिट के बीच का जो गैप है वो 24 टाइम्स ऑफ आर नॉट है, मतलब फर्स्ट बोर ऑर्बिट। अब मुझे बताओ वो कौन से 2 ट्रांजिशन हो जो ये बन जाए?
कैसे सोचूं कैसे सोचूं कैसे सोचूं? चाहे करो उससे, चाहे करो इससे। आर का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। पहले वो तरीका, पहले ये मेथड वन कर रहा हूं। मेथड वन देखो, आर का फॉर्मूला 0.529 मतलब आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन टू स्क्वायर बाई जेड माइनस आर नॉट इंटू एन वन स्क्वायर बाई जेड बराबर 24 आर नॉट। नहीं समझे? क्या आर नॉट से आर नॉट कैंसिल होगा? पक्का? कौन सा आइटम है? हाइड्रोजन। जेड की वैल्यू कितनी? 1। यानी मैं कह दूं सर वो जो भी ऑर्बिट होगा उसका स्क्वायर करने पर 24 मिलना चाहिए। क्लियर? बताओ कौन से हो सकते हो ऑर्बिट? अब हिट एंड ट्रायल करना होगा। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 1 24 होने वाला। इसको देखो 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 25 माइनस 1। हाँ ये हो सकता, मगर सर हमेशा कहेंगे बिना चारों ऑप्शन पढ़े आंसर जज करना। ये हो सकता है, ये हो, बोलो डन। अब अगला ऑप्शन चेक करो, 8 माइनस 3, बोलो 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 64 माइनस 9 24 होने वाला 4 9 सेम आंसर विल बी 2। चाहे करो ऐसे चाहे करो। क्या सर ने दो ऑर्बिट के बीच के डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ाया था? सर ने कहा था R2 माइनस R1 इक्वल टू R नॉट बाई जेड अंडर ब्रैकेट N2 माइनस N1 और यहां पे आएगा N2 प्लस N। बोलो याद आया? याद आया? अब वो कहता है कि दो ऑर्बिट के बीच का जो डिफरेंस है वो पहली ऑर्बिट का 24 गुना है। बोलो भाई, यानी R नॉट से R नॉट कट, Z का वैल्यू 1, यानी मैं कह दूं N2 माइनस N1 अंडर ब्रैकेट N2 प्लस N1 बराबर 24। हाँ या ना? वो कौन से दो नंबर है जिनको माइनस और प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 24 मिलता है? अगेन हिट एंड ट्रायल करिए जरा, हिट एंड ट्रायल। 25 माइनस 1 तो होने वाला 25 माइनस 1 24, 25 प्लस 1 तो 26 गुणे 24 कभी 24 हो ही नहीं सकता। ये रुको जरा, 26 गुणे 24 कितना होगा? 25 माइनस 1 25 माइनस यानी कितना आया? और यहां 25 प्लस यानी तो 26 इंटू 24 कभी 24 होने वाला नहीं चलेगा। अगला देखो जरा, 5 से 1 5 माइनस 1 5 माइनस 1 5 प्लस 1 6 4 जा, यही होगा। नहीं समझे? कहने का तरीका, कहने का मतलब यह है एग्जाम हॉल में क्या दिमाग में स्ट्राइक करता है ये सब जरूरी है। आप एक मेथड लेके नहीं बैठोगे ऐसे ही करूंगा ना, वहां अलग माहौल होता है प्रेशर में। हाँ या ना? और हमेशा हम रूट मेथड से चले, ये सबसे ज्यादा सही होता है। फिलहाल आंसर विल बी चलेगा। बढ़ू आगे। प्यारे बच्चों, क्या हम सब ने कुछ ग्राफ बनाए थे? आइए कुछ एक सवाल ग्राफ के करते हैं और किस्सा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ग्राफ का मैंने शायद आपको एक रूल बताया था, याद है क्या? ग्राफ का तो एक ही नियम, एक बार याद दिला देता हूं। ग्राफ का तो एक ही नियम होता है, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। मेरे बच्चों ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यहां कई बार वो पूरी मैथ लगा के ग्राफ बनाता है। हाँ, मॉड्यूल में ऐसा एक भी सवाल कठिन नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप एसआरजी लेवल पे अच्छे लेवल तैयारी करते हैं तो ग्राफ के अच्छे सवाल बनते हैं। तो दो चीजें, या तो आपको दुनिया का सारा ग्राफ बनाना आए, और अगर ग्राफ बनाना नहीं आता तो ग्राफ पढ़ना आए। ग्राफ पढ़ के भी आप आंसर जज कर सकते हैं, अब वही मैं आपको सिखाने वाला। सबसे पहले तो मुझे ग्राफ बनाना आता है, मुझे समझ में आता है कि y बराबर mx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन है। मुझे समझ में आता है y बराबर माइनस mx प्लस सी भी स्ट्रेट लाइन है, दोनों का स्लोप एक पॉजिटिव एक। मुझे समझ में आता है y बराबर mx प्लस 0 भी स्ट्रेट लाइन है। मुझे समझ में आता है y बराबर माइनस mx भी स्ट्रेट। मुझे समझ में आता है x इंटू वाई बराबर कौन है रेक्टेंगुलर हाइपर। मुझे समझ में आता है y बराबर e की पावर x एक्सपो। मुझे समझ में आता है y बराबर एक्स स्क्वायर पैरा। मुझे नहीं समझ में आता 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर ये क्या है? सुना है क्या? कहने का मतलब ये है कुछ सुना होगा कुछ नहीं सुना होगा, ऐसा दुनिया में कितना सुना होगा ये किसी को पता नहीं होगा। तो जब मैंने सब नहीं सुना होगा तो मुझे ग्राफ पढ़ना भी आना। अब ग्राफ पढ़ने का नियम कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल सा एक रूल बताता हूं, वैल्यूज को रख के सोचो ना यार। मान लो, अरे मान लो
यहां लिखा फलाना, क्या लिखा, यहां लिखा ढकाना, क्या लिखा, और यहां मैं एक पॉइंट बना दूं तो इसका क्या मतलब निकालोगे? इसका मतलब यह है इस वाले पॉइंट पे इतना है ढकाना, इस वाले पॉइंट पे इतना है फलाना। है ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? चलो थोड़ा इसका रूप बदल देते हैं। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे लिख दिया एनर्जी और यहां पे लिख दिया लेट्स इमेजिन, मान लो। अब क्या इसका मतलब? अब फलाना ढकाना एन, इस वाले एन पे इतनी है एनर्जी। ये बहुत कठिन है क्या? अपने से ऐसे पॉइंट बना के नहीं पढ़ सकते? कंफर्म? तो आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आस्वाद। आप सबके सामने पहला सवाल लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ग्राफ। पहले आंसर बताओ, बाद में कॉपी में लिखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ग्राफ। मन में आंसर सोच लो, दिमाग लगाओ, रफ करो। आपको देता हूं पूरे 40 सेकंड। आंसर बोलना नहीं है। सोच लिया? एक मिनट, क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एन, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर। बोलो भाई, चलेगा? सबसे पहले एन की बात करें। आपको एन का फील आता है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी का फील याद है? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, वैसे वैसे वेलोसिटी घटती, काइनेटिक एनर्जी कम होती। आई एम डैम श्योर जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मतलब ये कहता है ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। सर ये तो इम्पॉसिबल है सर, ऐसा होने वाला नहीं है। मैंने अभी ग्राफ नहीं बनाया, लेकिन क्या मैं ग्राफ का इंटरप्रिटेशन कर पा रहा हूं? बोलो यार। सर एन के बदलने से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे, मतलब काइनेटिक की वैल्यू 100, फर्स्ट ऑर्बिट में 100, सेकंड में 100, थर्ड में 100, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब ये होने वाला, ये क्या कह रहा है? एन की वैल्यू कुछ है और वहां से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी है मान लो 0, तो सेकंड ऑर्बिट 50, थर्ड में 100। ये कैसी बातें कर रहे हो सर? ये भी होने वाला नहीं समझे, नहीं समझे। कंफर्म? अभी मैंने ग्राफ बनाया तब भी ये सोचा जा। अब बताओ ये ग्राफ क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड का मतलब एटॉमिक, थोड़ा दिमाग लगाओगे। जेड का मतलब एटॉमिक, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़े वैसे वैसे प्रोटॉन की संख्या क्या बढ़ेगी? किसके बढ़ने से? जेड बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी। इतना तो फील डाला आपके अंदर यार। जेड होगा ज्यादा तो प्रोटॉन होगा ज्यादा, अट्रैक्शन होगा ज्यादा, अट्रैक्शन होगा ज्यादा तो वेलोसिटी होगा ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो ये कहता है तुम जेड बढ़ाते जाओ, हम काइनेटिक बदलने वाले। बोलो ये सही है गलत है? वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। अगर मैं चुन के आऊंगा एक तो ही चुन के आऊंगा। अरे बोलो, तो क्या मैं आंसर जज कर सकता हूं? अब इसको प्रॉपर बना के भी देख लें। मुझे बताओ, आज उसने बोला है काइनेटिक एनर्जी, क्या बोला है? तो फॉर्मूला में मोमेंटम का याद कर लूं। सबसे पहले एक्सिस को देखना होता है, फिर फॉर्मूला याद करना। अब फॉर्मूला भी वही याद करो जो एक्सिस में लिखा है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला याद करूंगा? काइनेटिक एनर्जी का। जरा जनता मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोल दे। काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। तो काइनेटिक का प्लस बोल दो भाई। अरे हाँ यार, यस और नो, यस और नो। और अगर मैं आपके सामने लिख दूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हाँ या ना? तो पहला जेड स्क्वायर का ग्राफ बना ले, बना ले। सबसे पहले ये ग्राफ बना लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर। बोर्ड पे देखना, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर। मैंने लॉजिक से आंसर सोच लिया, सोच लिया ना? अब प्रॉपर बना के देख रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी ये हमारा कौन सा एक्सिस हुआ? वाई। जेड स्क्वायर कौन सा हुआ? एक्स। ये पूरा का पूरा क्या हुआ? स्लोप। यानी ग्राफ बनेगा वाई बराबर एम एक्स प्लस 0, यानी ग्राफ बनेगा ओरिजिन से। मैं ग्राफ बना दूं ऐसा, बोलो चलेगा? ऐसा? अरे ये तो गलत है सर, तो हमने पहले बता दिया था फील से गलत है। कहा है कितनी मेहनत करना, हाँ या ना? मैं ये बताना चाहता हूं, आप जब सवाल करो तो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो, अपने कंटेंट का भी इस्तेमाल करो। एग्जाम आपसे कंटेंट के साथ साथ आपके एप्टीट्यूड का भी डिमांड करता है। नई चीजें वो थ्रो करेगा, ऐसा कुछ नया होगा जो आपने पहले कभी सुना नहीं होगा।
उस समय आपका होशो हवास, आपका एप्टीट्यूड ही आपको बचाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? आप बताओ, क्या मैं दूसरा ग्राफ एन का और काइनेटिक एनर्जी का बना लूंगा? यस, अरे यस। तो काइनेटिक एनर्जी नीचे क्या लिखा है? एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसे कहिए काइनेटिक एनर्जी को कौन सी एक्सिस है? वाई, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या लिखा? वाई इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो, अरे बोलो। इसे मैं कह सकता हूं सी इंटू एक्स की पावर -2। ग्राफ इनवर्सली हुआ कि डायरेक्टली? इनवर्सली। मगर लीनियर तो नहीं है, क्योंकि उसने वहां एन लिखा, एन स्क्वायर नहीं लिखा, यानी एक्स स्क्वायर है, मतलब कुछ डिक्रीमेंट होगा पैराबोलिक। बोलो भाई। तो अब हाँ, इस डिक्रीमेंट को 1 अपॉन एन स्क्वायर को हम ग्राफ में बनाए तो कैसा बनता है? कुछ ऐसा। और जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे एन बढ़ रहा है, जैसे जैसे एन, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी, हाँ, लीनियर घट रहा है क्या? ना। अच्छा, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और अगर आप बना दो ऐसा कोई पैराबोला तो ऑन पेपर दोनों सेम नजर आते हैं। जब आप बिल्कुल ग्राफ में प्लॉट करते हो ना, सच में ग्राफ में, तो अंतर समझ में आता है। एक नॉर्मल बच्चे के लिए एक्सपोनेंशियल भी एक जैसा लगता है। एक नॉर्मल बच्चा ए एक्सपोनेंशियल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सच में ऐसे थोड़ा और इधर से आता है। अरे बोलो। लेकिन अपने को इतनी बारीकी में जाना नहीं समझे। ये हल्का सा इधर होगा तो रेक्टेंगुलर, ऐसा नहीं। हाँ, डिक्रीमेंट लीनियर होने वाला नहीं है, और लीनियर नहीं था, एक कर्व मैंने बनाया और आपके सामने आंसर ही आया। चलेगा? कॉपी में लिखिएगा सवाल और जवाब, और अगर आप समझ पाए हैं तो अगले सवाल का आंसर पूरी क्लास से चाहूंगा। और सर, आप इसमें सिखाना क्या चाहते थे? मैं सिखाना यह चाहता था या तो ग्राफ बनाना भी आए या तो ग्राफ पढ़ना आए। ठीक है, तो वैल्यूज रख के हाइपोथेटिकल आप आंसर इमेजिन कर सकते हैं। अगला सवाल इसी प्रोफाइल में। अब सवाल ये आता है मन में कि सर, बोर्ड ने इतनी सारी बातें करी हैं, चल ही रहा है सवाल, तब तक मैं आपके दिमाग में आगे की रूपरेखा तय कर रहा हूं। बोर्ड ये सब कहा कैसे था? उनको ऐसा कौन सा सच पता चल गया था जो ये सब कह पाए थे? उनको पता चला था एक सच जिसका नाम था स्पेक्ट्रम। क्या नाम था? और स्पेक्ट्रम देख के वो ये सब कह पाए कि इलेक्ट्रॉन जहां है वो वहां इसलिए है क्योंकि वहां रहने के काबिल है। सर, वो स्पेक्ट्रम में इतना सब कुछ कैसे देख पाए? ये समझने के लिए आपको पहले समझना होगा स्पेक्ट्रम। कुछ एक सवाल बच्चे हैं, कुछ एक स्पेशल केस बच्चे, वो बना ले, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिएगा आंसर, एंड आंसर विल बी 1 2 3 4 3। दे दूं अगला सवाल? चलिए, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर बिजली की रफ्तार से लिखिएगा। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर इज। अब उसने एनर्जी और एटॉमिक नंबर का पूछा है। या तो ग्राफ बनाना आए या तो वैल्यू पढ़ना आए, कुछ ना कुछ तो आए। सर, मुझे तो अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं आता। कॉपी में लिखे, समय लीजिए, आपका समय शुरू होता है, अब आपके पास है पूरे 40 सेकंड। 40 सेकंड तक मैं आपसे आंसर नहीं पूछूंगा, बिल्कुल सही जवाब बताना, एक बार में सही जवाब। कॉपी में लिखो जल्दी जल्दी। 20 सेकंड बचे हैं। आंसर सोच लिया होगा? 15 सेकंड, 10, और आपका समय समाप्त होने वाला है। सोच लिया? टाइम्स अप, एंड द करेक्ट आंसर इज, कैसे बता दिया? कंफर्म? चलो, सबसे पहले ग्राफ पढ़ते हैं, फिर बाद में ग्राफ बना लेंगे। पहले ग्राफ पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? एनर्जी और जेड स्क्वायर। ये एनर्जी लिखा है, राइट? और आपको पता है एनर्जी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, आपने ये पढ़ा है कि एनर्जी जो होता है वो होता है, अगर मुझे हाइड्रोजन का याद हो तो दुनिया में सभी एटम का याद है, बस किससे गुणा करिए? जेड स्क्वायर। जैसे जैसे जेड स्क्वायर बढ़ता, जैसे जेड स्क्वायर, जैसे जेड स्क्वायर, बोलो एनर्जी बढ़ता कि घटता?
भूल मत जाना ये निगेटिव में होता। यस, -13 बड़ा कि -20 बड़ा? -13 बड़ा कि -20 बड़ा कि -50 बड़ा? तो जैसे जैसे जेड स्क्वायर बढ़ेगा वैसे वैसे निगेटिव में बढ़ेगा, मतलब छोटा होता जाएगा। एटॉमिक नंबर के बड़े होने से एनर्जी कम हो रही है, मोर निगेटिव हो रही है। बोलो। लो मैं लिख देता हूं, आप नहीं समझ पाए अंग्रेजी तो। जेड के बढ़ने से, जेड के बढ़ने से एनर्जी मोर निगेटिव हो रही है। अब मोर निगेटिव का मतलब बच्चा समझ ले, ज्यादा निगेटिव हो रहा है मतलब छोटा हो रहा है। हेलो, अभी मैंने ग्राफ प्लॉट नहीं किया, लेकिन ग्राफ पढ़ के भी आंसर जज कर सकते हैं। ये सिखा रहा हूं, घबराना नहीं, कुछ नया सवाल दे दूं पेपर में तो ये तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा, अरे वैल्यूज पढ़ना ये सिखा रहा हूं। चलेगा, पढ़ के भी आंसर ला सकते हो। देखो जेड स्क्वायर एनर्जी बढ़ रहा है, अरे गलत, ये क्या है भाई, बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया? नहीं नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, बढ़ते बढ़ते घटते घटते जीरो कुछ होता है। बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गया, ऐसा तो होने वाला। ये बढ़ते बढ़ते ये पहले बढ़ा फिर यहां पे ऐसे कांस्टेंट हो रहा है। हेलो, ऐसा भी कुछ एनर्जी में चेंज आता, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा विद अ कांस्टेंट डिफरेंस, यही तो क्वांटाइजेशन का मतलब था। बोलो। अब ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे जेड स्क्वायर ये निगेटिव एक्सिस में जा रहा है कि पॉजिटिव एक्सिस? कहां जा रहा है? तो एनर्जी मोर निगेटिव हो रही कि लेस निगेटिव? और आपको इतना तो पता होगा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, -1, -2, -3, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे मोर निगेटिव होता है। एक्सेस पता है ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं पता है ना, +x -x +y -y। बोलो डन। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि जैसे जैसे जेड स्क्वायर बढ़ रहा वैसे वैसे एनर्जी मोर निगेटिव हो रहा, होने को तो यही होना। अब एक बात फॉर्मूले से भी देख लो, देख लें क्या? अब सवाल बात कर रहा है एनर्जी का, तो क्या फॉर्मूला में एनर्जी का ही लगाऊंगा? सबसे पहले एक्सेस को देखना होता है, फिर फॉर्मूला याद करना होता है। जरा एनर्जी का फॉर्मूला बताइएगा। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। डन। ये है हमारा वाई एक्सिस, यस सर। ये है हमारा एक्स एक्सिस, यस सर। ग्राफ बनेगा y बराबर -mx प्लस सी, यस सर। सी की वैल्यू, ग्राफ कहां से बनेगा? तो ग्राफ बना दूं ओरिजिन से, ग्राफ बना दूं ओरिजिन से, ओरिजिन से बना दूं ग्राफ, बना दूं ऐसे, ग्राफ बना दूं ऐसे, ग्राफ बना दूं ऐसे। क्यों ऐसे में क्या समस्या है? एक्स नेगेटिव कर रहे हो सर, जेड स्क्वायर को तो पॉजिटिव करना है सर। एटॉमिक नंबर -1 होता है क्या? -1 वाला एटम बताओ, इस दुनिया में तो नहीं है सर। अरे एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, 4 याद है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम 1 2 3 4, 1 2, ये भी होने वाला नहीं है, होगा यही होगा, या तो होगा यहां या तो होगा यहां। बोलो डन। अब बताओ क्या एनर्जी निगेटिव हो रही है? क्योंकि एनर्जी निगेटिव है ये मुझे पता है, इसलिए ग्राफ जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस में। हाँ या ना? ग्राफ बन गया ऐसा, स्ट्रेट लाइन होगा, साफ साफ पता चल रहा, -mx होगा तो स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बना दो ऐसा। क्या सीखे इस सवाल से? या तो ग्राफ बनाना आना या तो वैल्यू पढ़ना आना, दोनों से ही आंसर सोचा जा सकता, सवाल छोड़ के आना, दिमाग लगाना है, आंसर पता करना है। चलेगा? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ग्राफ। लिख लिया? चलिए अभी मैं आपसे 2-3 स्पेशल केस डिस्कस करूंगा। इनके सवाल अपने नीट में कभी नहीं आए हैं। इनके सवाल या तो हमें दुनिया भर के टेस्ट सीरीज में देखने को मिलते हैं, या तो अच्छे सवाल है SRG इन सब के सवालों में, लेकिन नीट में अभी तक आए नहीं है, जेई में ऐसा पूछा गया है। चलेगा? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सम स्पेशल केस। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सम स्पेशल केस, सम स्पेशल केस। मैं आपसे जो केस डिस्कस कर रहा हूं जैसे समझाऊं वैसे समझिएगा। एक केस तो ऑलरेडी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिर भी सुन लो। सम स्पेशल केस, उसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन फोटोन स्ट्राइक, व्हेन फोटोन स्ट्राइक टू एन इलेक्ट्रॉन। मैं उस केस की बात कर रहा हूं जब एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा। सबसे पहले इस केस के कंसेप्ट में बातें कर लूं। कंसेप्ट मैंने आपको पहली बार कई बार 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 एक ही चीज समझाई,
जब भी कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से आके टकराएगा, जब भी कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से आके, लिफाफा खुल, एनर्जी मिल, जितने का गैप है उतना ही होना, ना तो थोड़ा ज्यादा। बोलो डन। एक लाइन लिख लो जरा, कंसेप्ट फोटोन की एनर्जी, कंसेप्ट में लिख लो फोटोन की एनर्जी। मैसेज वाली इंग्लिश में लिखना बच्चों, मैसेज वाली इंग्लिश समझते हैं ना। फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी एनर्जी गैप के बराबर, फोटोन की एनर्जी एनर्जी गैप के बराबर, फोटोन की एनर्जी एनर्जी गैप के बराबर ही होनी चाहिए। फोटोन की एनर्जी एनर्जी गैप के बराबर ही होनी चाहिए, ना तो थोड़ा ज्यादा, ना तो थोड़ा कम, ना तो थोड़ा ज्यादा, ना तो थोड़ा कम। अब इस कंसेप्ट को आइए एक छोटे से सवाल के माध्यम से करते हैं आत्मसात। करें बच्चों, लिखना जरा एक सवाल। What will happen to an electron? What will happen to an electron? अच्छा, ये लाइन आपको याद है ना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन। जितने का गैप है उतना ही होना चाहिए, ना तो थोड़ा ज्यादा, ना तो थोड़ा कम। कितना दिमाग इमेज बना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन, नहीं बना। फिर से एक फोटोन, जितने का गैप है उतना ही चाहिए, ना तो थोड़ा ज्यादा, ना तो थोड़ा कम। बोलो डन। लिखिएगा, व्हाट विल हैपन टू एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल हैपन टू एन इलेक्ट्रॉन, क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन को इफ। अच्छा, बात चल रही हाइड्रोजन एटम की, याद रखना, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ नंबर वन, a photon of 10 eV strike, a photon of 10 eV strike to an electron in ground state। बोलो बच्चों क्या होगा, क्या बात कर रहे हो, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, होगा। इलेक्ट्रॉन में कंपन होगा, इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉन में गर्मी आएगी, मगर इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइट होने वाला। आइए समझते हैं, बोर्ड पे आना जरा। मान लो, अरे मान लो एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पे, मान लो मुझे पता है n बराबर 2 के लिए कितना गैप चाहिए, 10 पॉइंट, कंफर्म। तो जैसे ही एक फोटोन आएगा 10 eV लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन से टक, लिफाफा खुल, एनर्जी मिल, एनर्जी मिलती इलेक्ट्रॉन तौलता है, जाऊं कि ना जाऊं, 10 पॉइंट टू 10 ही मिला, हट नहीं जाऊंगा, नहीं चलेगा। लेकिन वो जो एनर्जी लिया है उसका कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो बच्चा कहता है सर वो एनर्जी मिलती इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ए मेरे भाई, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी, अरे बोलो यार, पोटेंशियल एनर्जी, आपने पूरी रेफरेंस ही बदल दिया। यानी जो एनर्जी मिली है उससे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला, वरना पूरी एटम की दुनिया ही बदल दोगे आप। नहीं समझे। यानी वो जो एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन लेगा फिर तौलेगा, मैं जाऊं कि ना जाऊं, वो जो एनर्जी मिली उससे वाइब्रेशन होगा, उससे एनर्जी होगा, उससे हीट अप होगा, बट इट कैन नॉट एक्साइट अप बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 10.2। हेलो, जितने का गैप है उतना ही चाहिए, ना तो थोड़ा ज्यादा। बताइए क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक्साइटेशन होगा कि नहीं होगा। लिख लो, एक्साइटेशन विल नॉट टेक प्लेस, या लिख लो सिंपल, नथिंग विल हैपन। लेकिन अगर कभी सवाल पूछे वाइब्रेशन और हीट अप, तो याद रखना वो तो हमेशा होगा। जब मैं नथिंग विल हैपन हो रहा है तो मैं कह रहा हूं एक्साइटेशन, ठीक है, एक्साइटेशन नहीं होगा। दूसरा सवाल लिखना, अ फोटोन ऑफ 10.2 eV, a photon of 10.2 eV strike to an electron in ground state। अगर एक फोटोन 10.2 eV का स्ट्राइक करेगा, बोलो अब क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। वेरी नाइस, कहां पहुंच जाएगा, लिख लो n बराबर 2 पर पहुंच जाएगा, n बराबर 2 पर पहुंच जाएगा।
n बराबर 2 पर पहुंच जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, पहुंच के फिर वही घर बना लेगा? वापस आएगा? क्यों? घर की याद आएगी, दिवाली आएगी, है ना? अरे बोलो, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अ फोटोन ऑफ, नेक्स्ट सवाल, अ फोटोन ऑफ 11 eV, अब कितने का फोटोन आया? अ फोटोन ऑफ 11 eV स्ट्राइक टू एन इलेक्ट्रॉन, वही सारी कहानी है ना, इन ग्राउंड स्टेट। अगर 11 eV का एक फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है, अब क्या होगा? क्यों? 10.2 ले ले उससे, एक बार लिफाफा खोलेगा पूरा बटेगा। ऐ थोड़ी लिफाफा खोले, ए तुम 10 पॉइंट, लिफाफा बंद, ऐसा नहीं होगा, चलेगा। लिफाफा खिलते ही पूरा का पूरा एनर्जी मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन को 11 मिल गया, तो सर 11 मिल गया तो 10.2 खर्च करके यहां पहुंच जाए ना। अगर इलेक्ट्रॉन 11 मिलता, 10.2 खर्च करके यहां पहुंचता, तो 0.8 उसकी काइनेटिक एनर्जी में आता, उससे उसका वेलोसिटी बढ़, काइनेटिक एनर्जी बढ़, टोटल एनर्जी बदल, सारा का सारा एटम का रेफरेंस ही बदल जाता। ऐसा होने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन नापेगा तौलेगा, ये तो बोले मेरे अस्तित्व का सवाल है। अरे हेलो, वो कहेगा मैं 11 भी नहीं लूंगा, नहीं समझे। एक इंसान होता, उसको जाना है 5 स्टार होटल में, कहा जाना है? वहां की चाय है 500, कितने की? मैंने दिया 400, कितना दिया? तो चाय मिलेगी नहीं मिलेगी? मैंने दिया 499, भाई 5 स्टार वाले उधारी नहीं करेंगे वो, है ना? मैंने दिया 400, तो भी चाय मिलने वाली। लेकिन अगर मैं उस बच्चे को दिया 600 रुपए, कितना दिया? तो वो क्या करेगा? 500 की चाय भी पिएगा और 100 का, है ना? इंसान में वो रूल चलेगा, लेकिन यहां पे ऐसा, क्योंकि यहां पे बचाने का सिस्टम नहीं है। अब मुझे बताना, अगर मैंने उसी इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन दिया होता 12.09 eV का, आप बोलो, लिख लो लिख लो, नंबर 4, इफ अ फोटोन ऑफ, अच्छा इसका आंसर बोलो, 11 eV, नथिंग विल हैपन, कुछ भी होने वाला नहीं है। लिखिएगा नेक्स्ट सवाल, नंबर 4, अ फोटोन ऑफ 12.09 eV strike to an electron in ground state। अब बोलो क्या होगा? जितने का गैप है उतना मिला कि नहीं मिला? अब 12.09 का गैप कहां होता है? 1 से 3 के बीच का गैप, या इलेक्ट्रॉन उसको लेगा तो लेगा, हाँ इतने मेरा काम होगा। अरे बोलो ना, तो कहेगा जंप यस और नो, यानी इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा? n बराबर 3 पर पहुंच जाएगा, हाँ या ना? मान लो, लिखो। अब ऐसे पूछ लेता हूं, कॉपी में लिखना नहीं। मान लो एक फोटोन है 13 eV का, कितने का? अब बताओ क्या करेगा? 1 पे भी 2 पे भी नहीं जाएगा यार, 13 eV 2 पे तो जाए ना। जितने का गैप है उतना ही चाहिए, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम, या तो 1 से 2 का गैप हो या तो 1 से 3 का गैप है, एग्जैक्टली वही चाहिए भाई, बिल्कुल बीचों बीच का मामला नहीं है, चलेगा। अब बताओ जरा, लिखना, अ फोटोन ऑफ 13.6 eV strike to an electron in ground state। अगर एक फोटोन 13.6 eV का आके टकराता है, अब बोलो कहां जाएगा? क्या मुझे 13.6 का गैप याद है? 1 से इन्फिनिटी का गैप कितना? 13.6, यानी इलेक्ट्रॉन धन से कहां पहुंच जाएगा? n बराबर इनफाइनाइट पर, हाँ या ना? मजा तो तब आता है, लिखिएगा अगला सवाल, when a photon of 14 eV strike to an electron in ground state। अगर एक फोटोन 14 eV का इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करे जो कि ग्राउंड स्टेट, अब बोलो क्या होगा? आपने ऐसा मॉडल में पढ़ा होगा कि जैसे 14 eV का आया, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो यार एक बात बताओ, पहले काहे नहीं ऐसा कर रहे थे? ऐसा नहीं, घर के अंदर नियम कानून चलेंगे। क्या बोला सर ने? घर के अंदर नियम और घर के बाहर अपना कानून चलेगा।
जैसे जब से आप कोटा है अपना ही तो मनमानी कर रहे हैं, लेकिन जब घर में थे तो घर के नियम से चलते थे। जब तक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तब तक एटम के नियम कानून फॉलो करेगा। वंस इट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कि वो एटम के बाहर निकल जाएगा, अब वो एटम के बाउंडेशन से फ्री है, अब वो मनमानी कर सकता है। जैसे आपने उसे 14 ईवी दिया तो इलेक्ट्रॉन ने नापा, अरे 14 आया, कितना आया 14। इलेक्ट्रॉन ने नापा, यार इतने में तो मैं पहुंच जाऊंगा, कहां पहुंच जाऊंगा, इन्फिनिटी। अरे बोलो कितना ईवी का फोटोन आया 14। वो उससे कहेगा मुझे 13.6 दे दो, 13.6 लेके यहां पहुंचेगा, लेकिन ये लिफाफा है, एक बार खुलेगा तो पूरा बटेगा। अरे बोलो, ये कहेगा मुझे 13.6 दे दो, ये कहेगा ठीक है ले लो, अरे हाँ या ना, लेकिन ये कहेगा मेरे पास बचाने का सिस्टम, मैं दूंगा तो पूरा 14 ही। इलेक्ट्रॉन कहेगा अच्छा 13.6 है, इतना मैं घर से बाहर चला जाऊंगा, ये एक्स्ट्रा पैसे है पॉकेट मनी, हाँ हाँ दे दो, हाँ या ना, नहीं समझे। अब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है 14 माइनस 13.6 यानी कितना 0.0, वो उतनी एनर्जी का वहां पे बना लेगा काइनेटिक। एटम के अंदर था तो उसे नियम कानून फॉलो करना था, मगर वो एटम के बाहर जा चुका है, अब वो अपनी रिमेनिंग एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, हाँ या ना। तो पहला सवाल, क्या कुछ होगा, यस। क्या इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, यस। यानी जब तक एटम के अंदर है तब तक तो रूल फॉलो करेगा, एक बार जैसी एटम के बाहर गया वो रिमेनिंग एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर, बोलो बोलो आंसर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लिख लेना जरा। इलेक्ट्रॉन विल रीच टू n इक्वल टू इंफिनिटी एंड रिमेनिंग एनर्जी, अभी फिलहाल कितनी रिमेनिंग एनर्जी है, and remaining energy of 0.4 eV will convert into kinetic energy। अब आपकी फिजिक्स में आप दो केस पढ़ाते हैं, एक फोटोन का स्ट्राइक और एक इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइक, लेकिन हम लोग पार्टिकल का स्ट्राइक नहीं पढ़ते, अपने सवाल में फोटोन तक का है, चलेगा। पार्टिकल केस आपने फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ा है या पढ़ोगे वॉटएवर, राइट। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए हमने एक फोटोन नहीं भेजा, ये इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट पे है, इस पर हमने मान लीजिए, प्यारे बच्चों बोर्ड पे आइए, ये इलेक्ट्रॉन है n बराबर 1 पे, कहां है n बराबर, और ये n बराबर 2 मान लो, इसके बीच का गैप कितना 10.2 का आधा बोलो 5. तो हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोटोन भेजा 5.1 का, दूसरा फोटोन भेजा 5.1 का। अब बोलो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा नहीं करेगा, अब भी नहीं करेगा। एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन, एक ट्रांजिशन, नहीं समझे, एक फोटोन। तो अगर मैं कहूं 2 फोटोन ऑफ 5.1 eV स्ट्राइक ऑन इलेक्ट्रॉन, देन वेदर समथिंग विल हैपन, नथिंग। लिखिएगा अगला सवाल, 2 फोटोन ऑफ 5.1 eV each, 5.1 eV each strike on an electron, strike on an electron in ground state, तो बोलिए साहब कुछ होगा कि नहीं होगा, आंसर लिख लेना, नथिंग विल हैपन। तो अगर ऐसे सवाल कभी आपको पेपर में देखने को मिले, इन्हें आप मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल लगा के कर सकते हैं। हां, हम हमारी केमिस्ट्री में केवल फोटोन की बातें करते हैं, मॉडर्न में आप फोटोन से भी टकराते हो और कभी कभी इलेक्ट्रॉन से भी टकराते हो, चलेगा। पार्टिकल का केस ऑलरेडी आपने पढ़ा है, अब एक और स्पेशल केस डिस्कस करता हूं, लिखना जरा केस नंबर 2, याद रहेगा ये, लिखिएगा, याद रहेगा ये, लिखिएगा केस नंबर 2, केस नंबर 2। ये जो दूसरा केस है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल केस इमेजिन करते हैं, और हाइपोथेटिकल केस कैसे इमेजिन करते हैं एग्जांपल में समझाता हूं, देख लो, फिर एक सवाल करेंगे, आ जाओ। क्या हम सबको हाइड्रोजन की एनर्जी याद है, एक बार मैं सुनना चाहूंगा, फर्स्ट की एनर्जी बोलो 4, 5, 6, 7, याद है, चलो फर्स्ट की एनर्जी -13.6 -3.4 -1. पूरी क्लास नहीं बोल पाई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आलस करोगे, आलस यही रिफ्लेक्ट होगा चीजों में। सर ने कहा बोलना है तो बोलना है। आइए साहब, ये आप सबके सामने क्या टोटल एनर्जी है,
अगर मुझे पता टोटल तो मुझे पता काइनेटिक, अगर मुझे पता काइनेटिक तो मुझे पता पोटेंशियल। कंफर्म? ठीक। अब जरा मुझे बताओ, ये 0.8 दिख रहा, ये है ऑर्बिट नंबर 1। सब लोग बोर्ड पे हो ना? ये है ऑर्बिट नंबर, चलेगा? 6 ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी कौन मुझे बता सकता है? 6 ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी मुझे कौन बता सकता है? बता दो। 38 का 2 गुना 76, 8 8 16, 3 3 6 1 7। क्या मैं कह दूं जो 6th ऑर्बिट है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है -0.76? अब ऐसे सवालों वो क्या करता है, वो एक हाइपोथेटिकल केस इमेजिन करता है और वो कहता है कि मान लो आज से 6 का पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। कितना हो गया है? मान लो। पक्का? ये भी केस आपने पढ़ रखा है। अगर हमने 6 का पोटेंशियल एनर्जी कितना कर दिया? 0, तो थोड़ा अपना दिमाग लगा के बताना, 6 का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन होता कितना है? लेकिन उसने कितना मान लिया? मतलब कि उसने हमारा जो रेफरेंस है बदल दिया। हमने पोटेंशियल 0 कहां माना था? इन्फिनिटी पे, और उसने कहां मान लिया? 6 पे। तो ऐसा क्या किया कि 0 बन गया? कितने नंबर से क्या करूं कि 0 बन जाए? +0. यानी मैंने मेरे रेफरेंस को सबको +0.76 कर दिया। बोलो ना यार। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट, बता दोगे? पहले निकालोगे फिर कर दोगे +0.76, चलेगा? जब पोटेंशियल का रेफरेंस बदले तो पोटेंशियल एनर्जी सारा बदल देना, टोटल एनर्जी भी बदल। क्या आप सबको याद है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? क्या सबको याद है टोटल एनर्जी का रिलेशन? याद है? हाँ, पोटेंशियल बदलेगा तो टोटल बदल लेना, मगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आने वाला। मैं क्या कह रहा हूं आओ समझाता हूं प्यारे बच्चों। लेट्स इमेजिन, सबका ध्यान बोर्ड पे। इसका पोटेंशियल एनर्जी हमने कितना माना? एक सवाल लिख लो जरा। सपोज इन एन एटम, हाँ केस 2 में एक सवाल के रूप में लिख लो। सपोज इन एन एटम पोटेंशियल एनर्जी, सपोज इन एन एटम potential energy of n is equal to 6, assume to be 0, then calculate potential energy of each orbit, then calculate, ऐसा लिख लो, calculate potential energy, kinetic energy, total energy of each orbit, then calculate potential energy, total energy, हाँ पोटेंशियल काइनेटिक टोटल, ठीक है, ऑफ ईच ऑर्बिट। आ जाओ कैसे करें मुझे बताओ। हमने 6 वाले को कितना माना? यानी मैंने मेरे रेफरेंस को बदल दिया। जो था 0.76, बोर्ड पे देखना, जो था -0. वो कितना है मेरे बच्चों? यानी कि मैंने इसको कितने से बढ़ा दिया? यानी मैं सबको कर दूंगा +0.76 +0.76, चलेगा? तो जल्दी से बता दो हर ऑर्बिट की पोटेंशियल पहले कितनी होती? पहले इसकी बताओ। -13.6 × 2, इसका बोलो। -3.4 × 2, इसका बोलो। -1.5, बोलो नालस मत करो। -0.85 × 2, -0.54, डन। क्या मैं इन सभी को प्लस 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 कर दूंगा? किससे प्लस करूंगा? मतलब मान लो मैं ऐसा सवाल पूछता, एक लाइन का सवाल पूछूंगा, इफ द पोटेंशियल एनर्जी एट n बराबर 6 = 0, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट n बराबर 2? बता दोगे? तो वैसे कितना होता? -6.8 + 0.76 आंसर, व्हाटएवर, चलेगा? अगर मैं आपसे पूछता टोटल एनर्जी तो क्या बता देते? पक्का? जो टोटल एनर्जी है वो भी जो पहले होती, वो भी जो उसमें कितना जोड़ देते? +0.76। बोलो। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी प्लस, क्या आपने पोटेंशियल बदला? तो जो पोटेंशियल में चेंज आया वो टोटल में भी तो कर दिया ना भाई। मान लो इसको आपने 2 से जोड़ा,
तो आंसर इसको भी 2 से जोड़ दोगे। अब अगर इसको भी 2 से जोड़ दोगे 4 नहीं जुड़ जाएगा? नहीं समझे? यानी अगर मैंने पोटेंशियल में चेंज किया तो उसका चेंज मैं टोटल में करूं, मगर मैं काइनेटिक में चेंज करने वाला। रूल लिख लेना, रूल लिख लेना, जो आपने लिखा लाइन उसके नीचे। बोलूं क्या? जो भी चेंज हो, जो भी चेंज हो वो पोटेंशियल में करना, वो पोटेंशियल में करना और टोटल में करना। जो भी चेंज हो वो पोटेंशियल में करना और टोटल में करना, मगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज मत करना। मगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज मत करना। ठीक है? हालांकि ऐसे सवाल अपनी केमिस्ट्री में आते नहीं हैं, लेकिन जब इधर उधर के टेस्ट सीरीज, एसआरजी ये सब पेपर करोगे तो ऐसे सवाल मिल जाए। तो मैंने 2 स्पेशल केस बताए जिन्हें आप फिजिक्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। हां, अपनी केमिस्ट्री में ऐसे सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं, फिर भी आपकी कॉपी में रहे, अगर बने तो याद रहे, ऐसे भी सवाल बनते हैं। चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट में एनर्जी लेवल डायग्राम बना लीजिएगा जल्दी से। और यहां लिख रहा हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी, यहां लिख रहा हूं टोटल एनर्जी। पोटेंशियल को हमने सबको 0.76 से जोड़ दिया, टोटल जो पहले होती उसमें 0.76 जोड़ दो, काइनेटिक जो पहले होती वही बाद में भी होगी। तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बाद वाली काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू बाद वाली काइनेटिक एनर्जी। चलेगा? इज इक्वल टू बाद वाली काइनेटिक एनर्जी। कहानी का निष्कर्ष है कि अगर कभी पोटेंशियल में चेंज करे तो टोटल में कर लेना। आज मैंने 6 ऑर्बिट को 0 माना, कल को मान लो मैं कहता सेकंड ऑर्बिट का पोटेंशियल 0 है, मतलब जो -6.8 होता वो 0 है, मतलब सबको मुझे 6.8 से बढ़ा देना है। कल को मैं कहता -6.84 है, तो डिफरेंस निकाल लो, उतने सबको जोड़ दो। समझ पाए ना भाई? जो होना था और ये है, तो मैंने सोचा कितने का चेंज आया वही चेंज सब में कर दूंगा। ऑफ कोर्स चलेगा। हाँ जी साहब। और एक थर्ड स्पेशल केस तब बनेगा जब हम इलेक्ट्रॉन के मास को कर देंगे दोगुना प्रोटॉन के मास। ऐसा सवाल फिर से बताऊंगा, नीट में नहीं बनता, लेकिन अगर बन जाए तो आप तैयार रहिएगा कि हाइपोथेटिकल केस के सवाल भी बनते हैं। उस केस में हमें एक ही चीज बचाएगी और वो है जनरल फॉर्मूला। अगर जनरल फॉर्मूला याद है, जनरल डेरिवेशन याद है, तो ही वो सवाल कर पाएंगे। कैसे सवाल बनते हैं सवाल के माध्यम से देखते हैं। जल्दी लिख लीजिए, पूरा एनर्जी मत लिखिए, समय जाएगा। पोटेंशियल में सब में लिख दो कॉमन करके 0.76, टोटल में सब में लिख दीजिए प्लस 0.76। काइनेटिक एनर्जी जो पहले होगा वही बाद में होगा, काइनेटिक में चेंज वही वाली बात है, टोटल में कर दिया पोटेंशियल, काइनेटिक चेंज मत करो भाई। लिख लीजिए कॉपी में थर्ड केस के बाद। स्पेशल केस नंबर 1 फोटोन स्ट्राइक, स्पेशल केस नंबर 2 वही हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल मान ले, स्पेशल केस नंबर 3 इफ, लिख लिया होगा, इफ in hypothetical atom, if in hypothetical atom, स्लाइड बदलूंगा, if in hypothetical atom mass of electron changed, mass of electron changed, तो रूल लिख लेना। ऐसे न्यूमेरिकल्स केवल जनरल फॉर्मूले से ही सॉल्व होंगे। ऐसे न्यूमेरिकल्स केवल जनरल फॉर्मूले से ही सॉल्व होंगे। मतलब मेरे बच्चों, आप यकीन नहीं करोगे, जेई में तो सवाल इस लेवल तक आए हैं, उन्होंने एप्सिलॉन नॉट को बदल के भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल बनाया है। आप सबने के का फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह भी पढ़ा होगा एक होता एप्सिलॉन आर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी। हाया ना? जेई की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवाल एप्सिलॉन नॉट को बदल के भी फ्रेम किए हैं। मतलब इसकी डेप्थ बहुत है। ये तो हम नीट में है जो बचे हैं, वरना केमिस्ट्री का मास्टर पूरी फिजिक्स पढ़ा रहा था यहाँ पे। अरे हेलो, आया है सवाल तो पढ़ रहे हैं, हाँ या ना?
अपने नीट में इतना पता है वो भी स्पेशल केस है, लिख लेना। ऐसे न्यूमेरिकल केवल जनरल फॉर्मूले सॉल्व होंगे। एक छोटे से सवाल के माध्यम से कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। लिखिएगा, इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन gets doubled, if mass of electron gets doubled, then calculate radius of second Bohr orbit, of hydrogen atom, then calculate radius of second Bohr orbit of hydrogen atom। पहला सवाल, क्या यह हाइपोथेटिकल सवाल है? क्या हमने इलेक्ट्रॉन के मास को दोगुना किया? सर ने क्या बोला? ऐसे न्यूमेरिकल केवल जनरल फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। अब क्या सबको रेडियस का जनरल फॉर्मूला याद है? बोल दो एक बार, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। अब देखो मैं कैसे करता हूं, देखो अब मैंने मनी मन सोचा, सर जब इसी को सॉल्व करते थे तो लिखते थे 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। कंफर्म कंफर्म कंफर्म। इसमें से एन स्क्वायर हटा दो, हटा दिया, जेड हटा दो, हटा दिया, बाकी जो सारा बचा क्या वो एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर बचा? बोलो। यानी सर ऐसा कहते थे एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, इसी की वैल्यू को सर 0.5 बोलते थे। सही बात है। आज क्या सर ने इलेक्ट्रॉन के मास को दोगुना कर दिया, तो क्या m 2m हो गया? तो क्या ये पूरा का पूरा यही रहेगा? मगर नीचे 2 भी तो आएगा। यानी मेरा जो रेडियस का नया फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई 2z। अरे बोलो, नहीं चलेगा सर, ये बहुत हाई हो जाएगा सर। कर लोगे क्या? बताइए नया रेडियस कितना आया? तो आपको ऐसे में स्वयं का नया फॉर्मूला बनाना। अगेन दे आर वेरी हाई न्यूमेरिकल, आने के चांसेस है 0.1, लेकिन जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हर चीज हमें पता होनी, और ये भी पता हो क्या रहा क्या नहीं आ रहा, क्या ट्रेंड है, कितना चांसेस, कितनी प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए इसको मैंने स्पेशल केस में लिखाया, मतलब आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये ना कहे बच्चा भाई साहब मैंने कभी सुना ही नहीं था, ऐसा भी होता है, चलेगा। आइए साहब सॉल्व कर लोगे? तो बताइए रेडियस कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? रेडियस इक्वल टू 0.529, कौन सा ऑर्बिट? 2। अरे हाँ या ना, n स्क्वायर 2 इंटू 2 बाई 2 इंटू 1 एंड द आंसर इज एंड आंसर इज 1.0 लिख दो, 05 कि 005? 05 क्या? एंगस्ट्रॉम। चलेगा। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। यहां तक हमने सारी बातें करी, बोर मॉडल क्या, ये समेटते हैं और वो सीखते हैं जब सीखना था। प्यारे बच्चों मुझे एक सवाल का जवाब देना, ये सारी कहानी जब हमने पढ़ी तो क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन मान के पढ़ी? क्या हमने सारे डेरिवेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन मान के किए? रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाला, एनर्जी निकाला। सवाल ये है कि बोर ऐसा क्यों कहते थे अगर इलेक्ट्रॉन कहीं है तो वो इसलिए है क्योंकि वहां रहने के उस समय उनको एक चीज पता चल गई जिसका नाम था स्पेक्ट्रम। क्या नाम था? अब आप मुझसे पूछोगे स्पेक्ट्रम होता, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग स्पेक्ट्रम, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग स्पेक्ट्रम, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम होता क्या है समझाने के लिए ले चलता हूं आपको उन दिनों में, कोई लिखेगा नहीं अभी, ठीक, ले चलता हूं आपको उन दिनों में जब स्कूल जाते थे और आपने कभी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा प्रिज्म से, या छोड़ो आपने आसमान में इंद्रधनुष देखा है? क्या कभी प्रिज्म से आपने लाइट को पास कराया है? जब प्रिज्म से, अच्छा जो लाइट होती है क्या उसे व्हाइट लाइट कहते हैं? अच्छा जो व्हाइट लाइट होती है क्या उसमें 7 कलर होते हैं? अच्छा क्या वो विबग्योर होते हैं? अच्छा जब प्रिज्म से आप व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो जैसे व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है वैसे वो अपने 7 रंगों में टूटती है और टूट के बिखर, अरे बोलो, हाँ ठीक है, वो 7 रंग हमारी आंखों को नजर आते हैं, तो जहां गिरते हैं वो 7 रंग नजर, लेकिन हर चीज हमारी आंखों को नजर आती, माइक्रोवेव, एक्सरे, गामा रे, यस और नो, हर चीज नजर आती नहीं है, मगर जो नजर आता है मुझे उसका एक पैटर्न नजर आता है, और ये जो पैटर्न नजर आए इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? तो अगर कोई मुझसे कहे सर स्पेक्ट्रम को डिफाइन करो, मैं एक लाइन में कहूंगा टूट के बिखर जाना। क्या बोलूंगा? स्पेक्ट्रम क्या है?
स्पेक्ट्रम क्या है? लाना। टूट के बिखर जाना, स्पेक्ट्रम क्या है? हाँ, अब आपको ये ऑप्टिक्स में पढ़ाते हैं वो टूटता क्यों है, क्योंकि जैसे प्रिज्म में जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, इसका लैम्डा अलग है तो अलग अलग डिस्पर्सन होता है। मेरी बातें रिलेट कर पा रहे हो? टूटा क्यों मेरा विषय नहीं है, टूटा कैसे मेरा विषय नहीं है, ये जो बना इसी का नाम है स्पेक्ट्रम, और एक लाइन में कहूं तो कहूंगा टूट के बिखर जाना स्पेक्ट्रम कहलाता है। चलेगा? कॉपी में लिखिएगा स्पेक्ट्रम, एक लाइन लिखो, टूट के बिखर जाना। अरे लिख लो यार, टूट के बिखर जाना, टूट के बिखर जाना। अब मुझे सबका ध्यान चाहिए, है ना? पहले समझो हम पढ़ क्या रहे। तो सर ने एक सरल भाषा में बोला टूट के बिखर जाना स्पेक्ट्रम क्या है? लाना। अब जो स्पेक्ट्रम होता है, अब जो स्पेक्ट्रम होता है, लिख लिया होगा, टूट के बिखर जाना स्पेक्ट्रम क्या है? लाना। जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिपेंड करता है कि आपने बनाया कैसे। आपने बनाया, जैसे जैसे आप बनाते हैं, जैसे जैसे आप वैसे वैसे उसका नाम रखते जाते हैं। अब आपको एक चीज समझना है, लेट्स इमेजिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास यहां पे एक सैंपल है, कौन है? और लेट्स इमेजिन इसमें एक एटम है, कौन है? अच्छा एटम है तो क्या एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा? अच्छा क्या इलेक्ट्रॉन होगा? अच्छा क्या एनर्जी गैप होगा? मान लो इस सैंपल में आपने भेजे कुछ रेडिएशंस, क्या भेजे? रेडिएशंस। ये है लैम्डा 1, ये है लैम्डा 2, ये है लैम्डा 3, ये है लैम्डा 4। मान लो कितने रेडिएशन? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4। मान लिया। अब मैंने सीधी रेखा बनाई, को पता है रेखा सीधी नहीं है, ऐसे ऐसे वेव है, हाँ या ना? अच्छा, अब ये चार के चारों जो वेव हैं, ये चार के चारों जो वेवलेंथ हैं, सबके अंदर फोटोन है। एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन, एक ट्रांजिशन, एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन, एक ट्रांजिशन। डन? अच्छा, जब ये फोटोन टकराएगा, अब ये मत कहना सर वेव बहुत दूर दूर है, वो वेव निकल जाएगी। ये आपकी आंखों के लिए ऐसा बना रखा है यार, सब टकराएंगे ना एटम से? नहीं सर, यही बीच वाला टकराएगा सर, ये भी नहीं सर, निकल जाएगा साइड से, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, अब कितने फोटोन आ रहे हैं? 4। कितने टकराएंगे? 4। क्या पता कोई भी फोटोन उस एनर्जी गैप के बराबर ना हो, क्या पता इनमें से चारों हो, क्या पता इनमें से कोई एक हो, क्या पता कुछ भी ना हो, क्या पता सब कुछ हो, क्या पता कोई एक हो, क्या पता क्या हो, किसी को पता? मान लो एक फोटोन है, उसकी एनर्जी है 12.75। कितनी है? अब मन में सोच लो कहां पहुंचेगा? 1 से 2 का गैप 10.2, 1 से 3 का गैप 12.09, 1 से 4 का गैप, थोड़ा दिमाग पे जोर दो, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? नीचे से ऊपर हमेशा 1 से जाएगा, मगर एक बार बच्चा ऊपर पहुंच जाएगा तो अपने मन से नीचे आएगा। भाई एक बच्चा 6th फ्लोर पहुंच गया, सीधे 1st फ्लोर पे आए कोई जरूरी है? क्या पता पहले 6 से 5 पे आए, क्या पता 6 से 4 पे आए, लिफ्ट में चढ़ा है, सोचो कौन सी बटन दबा दे, उसकी इच्छा, हाँ या ना? क्या पता बोले सीधे चलो फर्स्ट पे, यस और नो? नहीं समझे? ऊपर जाने का एक ही रास्ता है नीचे से, मगर ऊपर से नीचे आने के कई रास्ते हैं। अरे बोलो। मान लो एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया 4 पे, कहां पहुंच गया? अच्छा, कितने यहां से लैम्डा थे? कौन सा अब्जॉर्ब हुआ 12.75 वाला? अरे बोलो ना, क्या ये 4 के चारों भी रेडिएशन है? जैसे 4 के चारों जाएंगे प्रिज्म से, किस जाएंगे? अपने रेडिएशंस में टूट जाएंगे, टूट के बिखर, वही स्पेक्ट्रम का है, टूट के बिखर जाना, फोटो में नजर आना, स्पेक्ट्रम का है लाना। ये 4 होते, लेकिन जब मैंने इनकी फोटो बनाई, फोटो एक वो पहले कैमरा चलता था, फोटोग्राफिक फिल्म होती थी जिसको निगेटिव बोलते थे, काली काली होती थी, रील रील बोलते थे, है ना? उसमें आप ऐसे चमकते रहते थे, याद है कि नहीं याद है? ऐसे देखते थे, मैं छोटा था, है ना? देखा नहीं देखा? देखा निगेटिव? अब तो मोबाइल का जमाना, वो है ही नहीं, अब तो मेमोरी फुल हो जाती है, डिलीट करो, हाँ या ना? तो वो जो रील है, वो जो निगेटिव है जिसमें वो व्हाइट व्हाइट चमकते थे लाइट में, बिल्कुल सेम यही स्पेक्ट्रम मेरे भाई, बस फर्क कितना है, वहां आपकी फोटो थी, यहां लाइट है। कौन है? तो जैसे चारों लैम्डा का मैं स्पेक्ट्रम बनाता, मान लो ये नहीं होता, तो मुझे उस फोटोग्राफिक प्लेट में ऐसी 4 लाइनें नजर आती? बोलो भाई, मुझे वो 4 लाइनें नजर आती तो ऐसे दिखाता मैं, यहां चमकता चम 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 चम, कितनी बार चमकते? लेकिन मैंने देखा जब इसका यहां से निकला और निकलने के बाद बनाया तो पता चला यहां बीच में चमक गायब है। क्यों? क्योंकि ये फोटोन तो हो चुका है एब्जॉर्ब। क्या हो चुका है? तो कितने रेडिएशन बाहर निकले? 3।
इस पे लैम्डा 1 है, इस पे लैम्डा 2 है, इस पे लैम्डा 5 4 है, लैम्डा 3। तो लैम्डा 3 की जब मैं फोटो बनाऊंगा तो वहां कोई नजर आएगा नहीं आएगा? तो वहां क्या नजर आएगा? काला काला। क्या नजर आएगा? अरे भाई फोटोग्राफिक प्लेट में आपकी फोटो हट जाए तो कैसा नजर आएगा? काला। आपने ये जो स्पेक्ट्रम बनाया इसका नाम रखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या नाम रखा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता नहीं है, जब किसी का नहीं बनता वही एब्जॉर्प्शन होता है। नहीं समझे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता, जब किसी का नहीं बनता वही एब्जॉर्प्शन होता है। यानी स्पेक्ट्रम या तो होगा एब्जॉर्प्शन, क्या होगा? अपनी बेल हुई है क्या? कॉपी में एक लाइन लिख लो, स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स, जैसे बोलूं वैसे, बाकी समझाता हूं नेक्स्ट क्लास में। स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स, स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स। नंबर वन एमिशन स्पेक्ट्रम। नंबर 1 एमिशन स्पेक्ट्रम, नाम ही मतलब बता रहा है मेरे बच्चों। नंबर 2 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नंबर 2 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नंबर 2 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर डायग्राम बना लेना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4। सपोज लैम्डा 3 एब्जॉर्ब, सपोज लैम्डा 3 एब्जॉर्ब। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट में यहां पे फिल्म नजर आई या जो फोटो नजर आई, उसमें लैम्डा 1 नजर आया, उसमें लैम्डा 2 नजर आया, लैम्डा 4 नजर आया। जहां लैम्डा 3 की फोटो होती वहां मुझे ब्लैक ब्लैक नजर आया। काला नजर आता है क्या? कि कुछ नहीं नजर आने को ही काला कहते हैं? यही तो समझ आया ना? नहीं नजर आया तो क्या बोल दिया? ब्लैक। यस और नो? भाई ऑप्टिक्स की डेफिनेशन तो यही है यार। आप कहते हैं दिस इज ब्लैक कलर, लेकिन साइंस कहता है कोई कलर नहीं है तभी तो ब्लैक कलर। ऐसा पढ़ा होगा, जब कोई कलर रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आता है वही तो कलर नजर आता है, और जब कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता वही। अरे बोलो यार। ठीक, तो अगर यहां पे ब्लैक कलर नजर आया, अगर यहां पे ब्लैक कलर नजर आया, ये बना दूंगा तो सफेद नजर आएगा। अरे हेलो, लिख देना ब्लैक, डार्क है ना, उसे ही हमने बोला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो कंसेप्ट यह है, एब्जॉर्प्शन बनता नहीं, जब कोई नहीं बनता वही एब्जॉर्प्शन होता है। चलेगा? लिख लो जरा, एक लाइन लिख लो वहां पे डायग्राम बना के। आज मैं ढेर सारा होमवर्क दूंगा, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 ईएलपी। कोशिश करें उसका 50% आज कर लेना, क्योंकि बोर मॉडल के सवाल करने, बाकी सब दिवाली की छुट्टियों में करिएगा, ठीक है? मुझे सबसे जरूरी है रिवीजन, जितना भी पढ़ रहे वो करना है। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, वो चैप्टर जो दिवाली के समय होते हैं अक्सर कमजोर चैप्टर में गिने जाते हैं। प्लीज इसे ऐसा मत होने देना। मैंने ऐसा देखा है कि वो चैप्टर जो दिवाली के, इसीलिए हम लोग हमेशा दिवाली के समय लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाते हैं। अपनी भी कोशिश होती है, कभी भी मैं आता तो वेटेज काइनेटिक सॉल्यूशन स्टार्ट करता। हेलो, लेकिन जब भी कोई चैप्टर दिवाली के समय होता है, ऐसा हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं हर साल, वो चैप्टर बच्चों का अक्सर कमजोर में गिना जाता है। कारण वो उतनी फ्रीक्वेंसी, उतना एनर्जी, उतना डेडिकेशन दे नहीं पाता। कारण वो, हाँ या ना? दोस्त को देखकर तू भी जा रहा है, तू भी जा रहा है, नहीं समझ पा रहे? तो प्लीज ये मत होने देना, कोशिश करना जितना हो सके उतना करना। दूसरी बात, आसान चैप्टर है, फॉर्मूले याद होंगे, फटाफट बनेगा। हम बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, इतना डेप्थ में पूछते नहीं, पूछेंगे तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे, राइट? एक लाइन लिख रहे हैं ना एब्जॉर्प्शन, जो नहीं नजर आता वही एब्जॉर्प्शन कहलाता, जो नहीं नजर आता वही एब्जॉर्प्शन कहलाता। एक लाइन लिख लें, जो नहीं नजर आता वही एब्जॉर्प्शन कहलाता, जो नहीं नजर आता वही। चलेगा? अब एमिशन क्या है, लाइन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, एटॉमिक, स्पेक्ट्रम, ये सारी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास। चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बंद कर दूं इसे?